Hello everyone, welcome to EduType and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPF for 2025 examination, wherein we'll be doing 10 MCQs a day, and these MCQs would be helpful for both APFC and A और EO examination, दोनों के लिए भी ये important रहेगा. And here today we are going to see a topic labor laws में से इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946. ये आता है लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के सब्जेक्ट में, एंड इसमें आज हम लोग करने वाले हैं ये टॉपिक. एंड अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, विद दिस लेट मी स्टार्ट टूडेज सेशन. जो है फर्स्ट क्वेश्चन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन मध्य प्रदेश एम्प्लॉयड 90 workers last year. The state government, after giving a 2 months notice, decides to bring the unit under the purview of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. Is the government's action valid under the act? नॉर्मली व्हेन वी लुक एट दिस एक्ट, अगर प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में 100 एम्प्लॉयज से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाएगा. लेकिन उससे कम वर्कर्स है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सो यहाँ टेक्सटाइल्स है एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, सो यस उसमें 2 मंथ्स का नोटिस दे के वो कर सकते हैं. सो हियर यस द गवर्नमेंट हैज अ पावर टू एक्सटेंड द एक्ट टू एस्टैब्लिशमेंट विद फ्यूअर दैन 100 वर्कर्स विद proper notice. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. An employer starts operations in a new industrial establishments where the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 becomes applicable. What must the employer do within 6 months regarding the standing orders? See, when we talk about standing orders, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी फॉलो करना है, किस तरह से फॉलो करना है, नहीं फॉलो करेंगे तो किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, एवरीथिंग दे विल मेंशन इन द स्टैंडिंग ऑर्डर. सो व्हेन उनको एक ड्राफ्ट बना के कि ये हमारे रूल्स है, रेगुलेशन है, जो भी फॉलो करने वाले है, दैट ऑल दे हैव टू सेंड टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर. दैट सर्टिफाइंग ऑफिसर विल सर्टिफाई एंड सेंड इट कि ये फाइनल आपका सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, एंड दैट दे हैव टू डिस्प्ले टू द एम्प्लॉयज. क्योंकि उनको फॉलो करना है तो उनको दिखना चाहिए. सो हियर दे हैव टू सबमिट 5 कॉपीज. जब भी न्यू इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है, विद इन 6 मंथ्स they have to submit 5 copies of the draft standing orders covering applicable matters in the schedule along with the statement of the workers details including union affiliations to the certifying officer. ठीक है, so here A is the correct answer. Moving on to our next question. What is a typical designation of a certifying officer under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946? Now, अभी हमने बोला एक सर्टिफाइंग ऑफिसर को उनको भेजना पड़ेगा फॉर सर्टिफिकेशन. फॉर दैट जब भी सर्टिफाइंग ऑफिसर का आता है, डेफिनेटली उनका एक लेवल का डेजिग्नेशन उनको फॉलो करना पड़ेगा. सो हियर इट इज़ द लेबर कमिश्नर और द रीजनल लेबर कमिश्नर जो इनके सर्टिफाइंग ऑफिसर होंगे. सो हियर बी इज़ द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. A trade union is dissatisfied with the certified standing orders issued by the certifying officer. जो इन्होंने भेजा है, उन्होंने कुछ करेक्शंस करके उन्होंने सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स इशू किया सर्टिफाइंग ऑफिसर ने, लेकिन इनको वो कुछ डिससेटिस्फाइड विद दैट कुछ कंडीशंस की वजह से. फॉर विच व्हाट शुड बी द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट. नो व्हेनेवर सच थिंग्स हैपन तो डेफिनेटली दे कैन फाइल एन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी. उनसे भी जो हायर ऑफिशियल्स है उनको विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी. ठीक है, सो उसके अंदर उनको करना पड़ेगा. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. Now, companies' draft standing orders were modified by the appellate authority after an appeal by the workers union. So, उन्होंने within 30 days उन्होंने भेज दिया है, appellate authority ने एक्सेप्ट किया है, उसमें जो भी चेंजेस करना है वो सब कर दिया है, एंड फाइनल उनको जो भी ड्राफ्ट है इनको दे दिया, मतलब फाइनल मॉडिफाइड करने के बाद स्टैंडिंग ऑर्डर्स उनको भेज दिया है. Now, the appellate authority sent copies of its final order to the employer and the trade union on 1st March 2025. From which date will the standing orders legally come into effect? Now, whenever appellate authority से आया है, so within 7 days ये legal हो जाता है. So 1st March को आया है plus 7, so 8th March को legally that has come into effect. So B is the correct answer here. Now, what is the maximum fine that an employer may face for failing to submit the drafting standing orders or making modifications otherwise than in accordance with the provisions of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946? अभी हमने बोला within 6 months उनको भेजना चाहिए अगर नया एस्टेब्लिशमेंट है तो. उसके अलावा अगर
इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस उन्होंने वो ड्राफ्ट सही से नहीं किया है या कुछ और अदरवाइज चेंजेस किया है विदाउट द नोटिस एंड ऑल दैट, सो डेफिनेटली उनको एक पेनल्टी लगता है एंड दैट पेनल्टी इज 5,000 रुपीज़ जो एम्प्लॉयर को फेस करना पड़ेगा, उतना पे करना पड़ेगा. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट question. A factory has 5 departments and employs workers who understand both Hindi and English. The employer has recently received the certified standing orders. According to section 9 of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, where should the employer display the standing orders? See, whenever such थिंग हैपेंस, जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसमें उनको लगाना पड़ेगा एंड ऑल्सो एट द एंट्रेंस, सो जहाँ पे एम्प्लॉयज देख सके उस स्टैंडिंग ऑर्डर्स को, ये लिस्ट है करके. सो हियर एट द एंट्रेंस एंड इन एवरी डिपार्टमेंट वेयर द वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एंड किस लैंग्वेज में, जो भी मेजॉरिटी लैंग्वेज वहाँ दे आर स्पीकिंग. सो यहाँ पे बोथ हिंदी एंड इंग्लिश है, तो इन ईदर दे कैन पुट, बट हिंदी में ज़्यादा क्योंकि लोकल लैंग्वेज वही होगा. सो हियर B is the correct answer. Moving on to our next question. An IT company in Maharashtra received final certification of its standing orders on 1st Jan 2025. On 1st April 2025, the management proposes modifications without any agreement with the union. Can the modifications be made under this act? See, 6 months के अंदर कर सकते हैं. कब, अगर उस स्टेट का कुछ अलग से अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट है. सो इसमें आते हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात. सो जो भी चेंजेस, जो प्रोविजंस होते हैं, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू देम. सो यस, दे कैन, इन महाराष्ट्र दे कैन डू दिस मॉडिफिकेशन. सो हियर C is the correct answer. Moving on to our next question. A workman is suspended pending an inquiry into alleged misconduct. According to section 10A of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, what is the correct rate of subsistence allowance if the suspension lasts more than 90 days and the delay is not attributed to the workman? So in this case, जो first 90 days होगा उसमें उनको 50% ऑफ द वेजेस उनको उतना पे करना पड़ेगा. उससे ज़्यादा हुआ तो 75% ऑफ दैट विच इज़ अबव. सो फॉर द रिमेनिंग पीरियड 90 डेज के ऊपर वहाँ 75% ऑफ वेजेस दे हैव टू पे. सो हियर 75 पेजेस, ये एक्चुअली थोड़ा गलत हुआ है. 75% ऑफ द वेजेस आफ्टर द फर्स्ट 90 डेज. यस, दिस इज करेक्ट. सो उससे पहले 50% ऑफ द वेजेस फॉर द फर्स्ट 90 डेज. सो 50% ऑफ द वेजेस फॉर फर्स्ट 90 डेज. ठीक है, सो ये डी इज द करेक्ट आंसर हियर. Moving on to our next question. A manufacturing company failed to submit its draft orders within the prescribed timeline under the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. The non-compliance continued for 10 days. So जितना उनको टाइम पीरियड दिया है उसके ऊपर उन्होंने 10 डेज का टाइम लगाया है ना. व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी द एम्प्लॉयर में फेस? सो अभी हमने बोला है जब अगर ऐसा है तो पेनल्टी 5,000 लगेगा, लेकिन उससे ऊपर और डिले किया तो क्या होगा? फॉर एवरी डे 200 रुपीज़ लगेगा. सो उन्होंने 10 डेज का डिले किया है. So 10 into 200, 2000. So 5,000 plus 2,000 for the continued offense. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. An employer continues to violate the certified standing orders despite repeated warnings After 4 days of non-compliance, the labor inspector decides to initiate prosecution. What is the correct legal procedure? Okay, so always whenever such things happen, the prosecution can begin only after the approval from the appropriate government. जो भी appropriate government होगा based on the industry, and trial must be done before the court of at least एक second class magistrate ही वो कर सकते हैं. So here again B is the correct answer. So ये हो गए हमारे क्वेश्चंस. आई रियली होप दैट यू हैव लाइक दिस क्वेश्चंस एंड आपको इससे आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल हो. बिफोर वाइंडिंग अप द सेशन एक छोटा सा अनाउंसमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ एड्यूटैप. उन्होंने 3 मेजर कोर्सेज लॉन्च किया है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग यूपीएससी ईपीएफओ 2025 एग्जामिनेशन फॉर बोथ एपीएफसी एंड एओआरईओ. दोनों के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि दोनों में लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट है. सो ये फर्स्ट कोर्स है जो मास्टर कोर्स, ये 1 पॉइंट सोर्स होगा उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल सभी
सब्जेक्ट्स का उनको कंटेंट एक ही जगह पे चाहिए. सो हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, PDFs, MCQs, चैप्टर क्विजेस, व्हाट नॉट, एवरीथिंग यू विल गेट अलॉन्ग विथ स्ट्रैटेजी सेशंस एज वेल. लाइव सेशंस भी होंगे. ठीक है. नाउ इसके अलावा दूसरा आता है हमारा स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स. नाउ ये उन बच्चों के लिए है जो सोचते हैं कि एक सब्जेक्ट का हमें कंटेंट चाहिए एंड क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स हम खुद से पढ़ रहे हैं, सो ये उनके लिए बेस्ट रहेगा. उसके साथ उनको क्विजेस, क्वेश्चंस, एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड. तीसरा कोर्स है जो ऑफर कर रहे हैं वो है उन बच्चों के लिए जो सिर्फ ना प्रिपरेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं, बट दे वांट एक क्वेश्चंस चाहिए उनको, क्विजेस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए रियल एग्जाम फील के लिए एंड ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस एंड रिविजन. सो ये उन बच्चों के लिए द बेस्ट रहेगा. सो ये 3 कोर्सेज है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन गो थ्रू दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड एक और चीज़ है, हमने एक गाइडेंस बुकलेट पब्लिश किया है एक्सक्लूसिवली फॉर दोज यू गाइज दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस UPSC EPF for 2025 एग्जामिनेशन. उस बुकलेट में आपको यू विल गेट एवरीथिंग रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन. उसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, किस तरह के सब्जेक्ट्स है, उसमें फिर कंप्लीट एग्जामिनेशन का जो बिल्कुल डी कोडिंग ऑफ द सिलेबस जो बोलते हैं वो है. अलॉन्ग विद दैट रिजॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे. सो दैट एक 1 पॉइंट आपका सोर्स रहेगा जहाँ से आप जितने भी आपके FAQs रिलेटेड टू दिस एग्जाम यू कैन गेट दैट रिजॉल्व. सो ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक है. यू कैन क्लिक द लिंक एंड फॉलो द प्रोसीजर एंड यू कैन डाउनलोड दैट बुकलेट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. ठीक है. सो विद दिस लेट मी वाइंड अप दिस सेशन एंड फॉर एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस थ्रू एनी ऑफ दिस मीडियम. यहाँ पे आपका नंबर है, ईमेल है, सब कुछ है. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विथ मी. यहाँ तक आपने देखा है. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.